ये क्वेश्चन आपको सिखा देगा बेटा। हमने इसका नाम ए रखा था, इसका नाम बी रखा था, इसका नाम सी रखा था। सॉल्यूशन में जब मैंने स्टेप 1 पे देखा, स्टेप 1 में, तब मैं बी प्लस सी सिस्टम को देख रहा हूँ। बी और सी को देखने पे ये लाइन बनेगी इनकी, ये वाली लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी along point of contact equal to velocity of C along point of contact। तो इससे मुझे मिला B की वेलोसिटी दी थी 60 और ये बराबर हो गई, अगर मैंने C की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मान लिए, एक Vx और एक Vy, जो C की वेलोसिटी है, ये मेरा एजम्पशन था, वो एक्चुअली में Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर है। बेटा दो परपेंडिकुलर चीजों का रिजल्टेंट हमेशा ऐसे दिया जाता है। तो मुझे ये पता चल गया कि Vx की वैल्यू की है। मेरा फर्स्ट फाइंडिंग ये हुई। बेटा यहाँ तक हो गया था, मैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे आऊँ, ए और सी वाले पे। यस सर। थैंक यू बेटा। हम लोग ने क्या देखा, ए और सी का सिस्टम कुछ ऐसा है। तो ये लाइन मैटर करती है। कुछ बच्चे इस लाइन के लॉन्ग नहीं सोच पाएंगे और कुछ तुरंत सोच लेंगे कि सर इस लाइन के लॉन्ग क्या होगा। ये एंगल हमें 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दिया है और ब्लॉक ए की स्पीड और सी की स्पीड में हम देखते हैं इस लाइन के लॉन्ग क्या चल रहा है। पूरा इक्वेशन इस लाइन पे आ जाओ। मैं बस कह रहा हूं कि बेटा जिस बच्चे को बात समझ आएगी वो क्या करेगा, सर आप यही तो कहना चाहते हैं, ये वाली चीज होगी वेलोसिटी ऑफ ए along पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये वाली चीज होगी वेलोसिटी ऑफ सी along पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन दोनों को बस इक्वेट कर देना है, along पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो बेटा मेन ट्रिक क्या है, अगर एक बच्चा ये सोच पाता कि सी के पास दो स्पीड है, एक Vy और एक Vx, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। वो बोलेगा सर आपने सिखाया था कि अगर ये Vx है और ये Vy है, तो मैं दोनों के कंपोनेंट ले लूंगा along दिस लाइन, जिस लाइन के along मुझे निकालना है। तो तुम मुझे बताओ बेटा, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल व्हाट विल बी दिस एंगल, बेटा बताओ डायग्राम देख के। बेटा ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। तो तुमको क्या लगता है अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ये एंगल कितना आएगा, ये वाला, ये वाला, ये एंगल कितना आएगा बेटा, ये 60 है तो ये 60 आएगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं ऐसे खींच दूं तो बेटा अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा ना। यस। तो हमको ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा बेटा, क्या ये एंगल हमें 30 मिलेगा। ये आपको मैंने वैसे भी बताया था कि एंगल बिटवीन टू लाइन सोच लो, ये इसके ऊपर जा रही है परपेंडिकुलर और ये इसके ऊपर, तो इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में एंगल अगर 30 है तो उसके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल 30 ही होगा। तो मैं Vx का along दिस लाइन कंपोनेंट देखता हूं तो वो आता है Vx cos 30 डिग्री। मुझे पता है अभी आपका थोड़ा सा सर दर्द करेगा लेकिन उसके बाद नहीं करेगा। Vy का कितना है बेटा आप बताओ, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है,
बेटा देखो ये लाइन है और एक लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे सोचो, वर्टिकल की तरफ सोचो, ये एंगल कितना आएगा हमारा? अच्छा ठीक है बेटा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर, और ये ऐसे के, तो ये एंगल 60 आएगा, हाँ या ना? और ये तुम कॉमन सेंस भी बोल सकते हो, जब ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। तो इस तरफ का कंपोनेंट कितना बनेगा? वी वाई कॉस 60 डिग्री। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? Yes, sir. अब ये किसकी स्पीड है? ये किसकी स्पीड है और ये किसकी स्पीड है? ये दोनों सी की स्पीड है, बट एक स्पीड ऊपर है, एक स्पीड नीचे है, तो रिजल्टेंट कहाँ मान लेते हैं हम लोग? आप ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो। देखो बेटा, हो सकता है ये वाला कंपोनेंट 5 आता, मतलब अभी वीएक्स तो हमें पता है, तो हम निकाल भी सकते हैं एग्जैक्टली है, ठीक है? मेरी बात समझे? मान लो मैं कह रहा हूं कि वी वाई कॉस 60 इज ग्रेटर देन वी एक्स कॉस 30, तो तुम क्या बोलते हैं? बेटा देखो, एक ये दोनों स्पीड सी की है, मैं तुमको ऐसे बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट के पास इधर 5 है और इधर 3 है, तो क्या तुम्हें ये बात समझ आएगी उस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ 2 है इस तरफ? मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट सी की वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, अगर आप वी एक्स कॉस 30 को बड़ा मानते हो तो आप ऐसे लिख लो कि सर वी एक्स, और डोंट वरी वेक्टर आपको मौका देते हैं कि प्लस माइनस हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा अगर आपने कुछ गलत एज्यूम किया है तो। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी अलोंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए की वेलोसिटी कितनी आती है बेटा? ए में कोई दिक्कत है नहीं, ब्लॉक ए इधर जा रहा है 45 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्यों? मेरे लिए क्वेश्चन इतना इजी है कि मेरे को ऐसे स्पीड निकालनी है जब मुझे ऐसे स्पीड दे रखी है, ये स्पीड 45 है, तो अलोंग द कांटेक्ट कितनी हो जाएगी बेटा बताओ? बेटा ये सोचो ना, जैसे इसकी निकाले थे vx का अलोंग द कांटेक्ट कैसे आया था? vx cos 30, हॉरिजॉन्टल वाले की तो बहुत इजी है, कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप बनाओगे तो आपको सिंपली आ जाएगा 45 cos 30। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? Yes, sir. मैं आप लोगों को बेटे तो जो ग्रैंड पिक्चर है वो इतनी सी है कि बेटा देखो, हमारा ये था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बच्चा खूब डरता है, खूब करता है कि सर पता नहीं क्या क्या हुआ, और टीचर सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि बेटा देखो इस लाइन के अलोंग पिक्चर को इमेजिन करो। देखो बेटा, इस लाइन के अलोंग, जो ये वाली लाइन है इसके अलोंग। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा ब्लॉक ए है उसके पास थी स्पीड 45, तो इस तरफ हो गई 45 cos 30, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री था। और जो हमारा ब्लॉक सी था, मतलब फेयर सी था, उसके बाद दो स्पीड थी Vx और Vy, और ये थीटा था, और ये हमारा मतलब थीटा मतलब 30 डिग्री था, और ये 60 डिग्री था। तो बी के पास, सी के पास स्पीड आ गई थी तुम्हारी ये वाली बेटा, देखो ये सी की स्पीड हो गई और ये ए की स्पीड हो गई, दोनों अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग। बस मुझे ये इक्वेट कर देना है बेटा, ये क्वेश्चन टफ वाला था तो मैं लिख देता 45 cos 30। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो दो अननोन है, Vx cos 30 माइनस Vy cos 60। बेटा आप बताओ इसमें दो अननोन है, तो इससे पहली वाली इक्वेशन में क्या हमने पहला वाला अननोन नहीं निकाल लिया था? जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया था तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा? 60 आ गई थी। ये समझ आया? हम Vx ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम Vx निकाल चुके हैं, तो मैं Vx को यहाँ 60 पुट कर दूंगा, तो क्या आपका Vy आ जाएगा? Yes, sir. आफ्टर सम कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट Vy, और जैसे ही हमारा Vy बेटा आ जाता है, वी आर थ्रू कि सर हम अपने पहले फिगर पे आके ये जान सकते हैं कि अगर मुझे b की स्पीड दे रखी होती
मुझे ए की स्पीड दे रखी होती तो बस मुझे इस लाइन पे फोकस करना था और इस लाइन पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सी और बी की इस लाइन के लॉन्ग स्पीड सेम है और सी और ए की इस लाइन के लॉन्ग स्पीड सेम है और मेरे सारे आंसर मैच कर जाते। क्या बेटा आपको बात समझ आ गई? वंस यू नो वी वाई वी एक्स यू कैन टेल एक्चुअल स्पीड ऑफ सी। बेटा क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? Yes, sir. अब देखो बेटा इसी में क्या होता है ना, वो तुमको ऐसा क्वेश्चन देंगे, देखो जो तुमको इजी लगेगा उस समय। जब तुम ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना और तुमको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है देखना, और ये फिक्स्ड है, समझो ये फिक्स्ड है, ये जो पाइप है ये फिक्स्ड है और इस पाइप के अंदर में, और ये वेज जमीन पे रखा हुआ है, स्मूथ जमीन पे, और तुमको दे रखा है कि इसके अंदर, पाइप के अंदर एक इस शेप का, जिसको तुम वर्टिकली 10 मीटर पर सेकंड से पुश कर रहे हो और इसकी एंगल 60 डिग्री दिया है, तो तुमसे पूछेगा ब्लॉक ए का, इसको ऐसे बोलते हैं ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है, तो तुमसे पूछेगा व्हाट इज वेलोसिटी, और ये टर्म एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी पूछ सकते थे, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए। तब तुमको ये वाले क्वेश्चन इजी लगेंगे क्योंकि तुमको सिर्फ ये बात याद है कि सर अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट पे दिमाग लगाना है। बात समझ आई बेटा? स्टार्ट करें? यस सर। लेट अस से कि इधर स्पीड u है, क्या ये चीज क्लियर हुई? लेट अस से कि इधर ब्लॉक ए की स्पीड u है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस लाइन का अलग से डायग्राम बना लेता हूँ कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मैं इधर डायग्राम बना लूंगा। मैं एक तरफ ए को लिखूंगा, ए की स्पीड u आ गई इधर, तो बेटा अलोंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितनी आएगी यहाँ पे, इस डायरेक्शन में कितनी आएगी बताओ, इस लाइन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लाइन में कितनी आएगी? मैंने u स्पीड मानी है बेटा, देखो ये लाइन इस पे ऐसे जा रही है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री है और ये लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री है, तो ये एंगल जितना भी होगा वही एंगल इन दोनों के बीच में भी होगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? ये एंगल 30 आ जाएगा। तुम देखो ना ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हो बेटा इस पे, और u जो है तुम्हारा इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। दो लाइंस और उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल सेम होता है, तो इसके और इसके बीच में वही एंगल होगा जो उन दो लाइंस के बीच में होगा, तो आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाता कि a की वेलोसिटी अलोंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाती u cos 30, नीचे की तरफ ऐसे। अब b पे आते हैं, b का तो बोला गया है कि भाई हमें सिर्फ इतना पता है, b की वेलोसिटी वर्टिकली कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। देख पा रहे हो बेटा? यस सर। तो मुझे बताओ अलोंग दिस रोप कितनी होगी, अलोंग दिस लाइन कितनी होगी बेटा? टेक योर टाइम और बस मुझे सोच के बताओ, एंगल सोच लो, आंसर आ जाएगा, बस ये एंगल सोच लो। कोई डर है तो ऐसे सोचो ये वर्टिकल है और ये तो नॉर्मल वाली लाइन है, नॉर्मल वाली लाइन वर्टिकल, कितना एंगल होगा? मैं बस ये पहचान लूंगा, अच्छा वर्टिकल वाली इस पे परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखो बेटा, देख पाए? आपको सिर्फ देखना होता है जिन दो लाइंस के बीच में आपको चाहिए वो किस पे परपेंडिकुलर है। मेरे को वर्टिकल में चाहिए था और नॉर्मल वाली लाइन में चाहिए था, वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वाली इस वेज के हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, तो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, 10 cos 60। तो मेरे लिए इक्वेशन आ जाएगी 10 cos 60 डिग्री इक्वल टू u cos 30, और मेरा आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए बेटा? क्या ये बात समझ आए बेटा? यस सर। बेटा बस प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे टीचर तुमको पढ़ा रहा है तो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें ये सब रिजल्ट याद नहीं। अगर मैं इसको थीटा लेता तो बताओ मैं क्या लिखता अभी, 10 cos थीटा इक्वल टू u cos 30, बेटा ये 60 है तो ये 30 है, यानी u cos
90 माइनस थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये 30 तभी आया जब ये 60 है। तो मेरा आंसर आ जाता कि सर यू की स्पीड आती 10 cos थीटा अपॉन, बेटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ये पता है ना आपको? Yes, sir. कुछ इस तरह से मिल जाता, cos बाई sin, u cot tan थीटा। और यही बात एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू होती। तो यही क्वेश्चन हो सकता है वो एक्सेलरेशन फॉर्म में पूछते कि ए का एक्सेलरेशन कितना है होगा, एक्सेलरेशन बताओ। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ, चलो बेटा और केसेस करते हैं। इसके बाद एक बेसिक कैटेगरी आती है, बहुत बेसिक बेटा, बहुत बेसिक। देखो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी बताना बेटा, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर बता लोगे मुझे। ये रिगिड वॉल है और यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है। रोप को पहचानो, रोप ऐसे ए बी, और जब तक कहा ना जाए तब तक याद रखना जो पुली है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये लाइन सीधी समझना, मतलब ये रस्सी ऐसे गई है और ये पुली इससे ब्लॉक से बंधी हुई है। अगर इस ब्लॉक की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका नाम ए रखते हैं, ए तो हम ऑलरेडी रख सकते हैं, तो इसका नाम एम रखते हैं, और इस ब्लॉक का नाम हम एन रखते हैं। तो तुम मुझे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एन? फास्ट बेटा फास्ट। अगर आपको एम की वेलोसिटी दी गई है तो एन की वेलोसिटी कितनी होगी? सोचो, आराम से बताओ बेटा। और तुमको क्या लग रहा है कितनी होनी चाहिए? चलो मैं जैसे ऑप्शन देता हूँ। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 40 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड। आपको क्या लग रहा है क्या करेक्ट आंसर होगा? और इस क्वेश्चन से हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम लोग क्या सीखेंगे? इतनी सिंपल सी लाइन है कि अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, जो लेंथ ऑफ द रोप है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो रस्सी फैलेगी नहीं। दैट मीन्स मैं हमेशा, चाहे कोई भी मोशन हो जाए, मैं हमेशा इस लेंथ को, जो ये लेंथ बनी हुई है ये वाली, इसको बिफोर एंड आफ्टर इक्वेट कर सकता हूँ। गुड बेटा। बेटा मुझे ये चीज ठीक लग रही है, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। मुझे आंसर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता कि बच्चे का सही आ रहा है गलत आ रहा है। जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं बेटा उन्हीं का एक दिन आंसर या सिलेक्शन होता है। आपके मन में जो ख्याल है आप करो बेटा। गुड। चलो मैं तुमको क्वेश्चन कराता हूँ, और मैं, मेरा इंटरेस्ट इस बात पे है, इसको तुम ऐसे बता देना कि ऐसे लिख दो, चाहे तो अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख दो जो तुम्हें पसंद है। लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू कांस्टेंट। हेडिंग अपने हिसाब से डालो, ये हेडिंग डाल लो, बस इतनी सी, कि जो भी लेंथ ऑफ द रोप है वो चेंज नहीं होगी। अब चलो हम देखते हैं, मैं इसी डायग्राम को दोबारा बनवाता हूँ। हाँ, वेरी गुड बेटा, चलो वेरी गुड वेरी गुड। दो द करेक्ट आंसर इज, काफी बच्चे दिए हैं मुझे, मैं सबके चैट रीड कर रहा हूँ बेटा। वेरी गुड बेटा। देखो, वेरी गुड बेटा। देखो होता क्या है, मेथड हम लोग मेथड के पीछे भागेंगे। अगर हम लोग इसी डायग्राम को ऐसे देखें कि लेट अस से कि सर इसकी स्पीड 20 है, बट एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं, ये वही डायग्राम है, बस मैं थोड़े कुछ
लेट अस से कि आपने इसको 1 मीटर आगे बढ़ाया राइट साइड, तो जब मैं इसको 1 मीटर आगे बढ़ाऊंगा तो ये पुली भी 1 मीटर आगे बढ़ जाएगी। क्या आपको ये बात समझ आई? अगर ये ब्लॉक 1 मीटर मूव करेगा तो ये पुली भी 1 मीटर आगे मूव कर जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। लेट अस से कि तुमने बोला कि सर हमने ब्लॉक को 1 मीटर या x मीटर मूव कराया। मैंने बोला ठीक है बेटा, अगर ब्लॉक x मूव किया, यहाँ से नाप लेना बेटा, लेंथ हमेशा ऐसे से नापना, जैसे ये कितना मूव किया, ये और यहाँ से ऐसे, ये लेंथ दिया है मैंने, तुम ये लाइन यहाँ बना लो। मतलब ये दूरी x है। देखो, अब अगर मैं तुमको बोलूं इक्वेट द लेंथ ऑफ द रोप, तो तुम क्या बोलते सर? ए बी। मैं बोलता हाँ बेटा सही है, ए बी प्लस बी सी। पहले रोप की लेंथ है ए बी प्लस बी सी, सही बात है बेटा। बाद में भी रोप की वही लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द रोप चेंज नहीं होगी। पर एक बच्चा लिखेगा सर ए तो यहाँ पे था, बी तो यहाँ तक हो चुका है, और अगर मेरी पुली और ये ब्लॉक ब्लॉक एम एक्स चलेगा तो पुली भी एक्स चलेगी, यानी ये एक्स होना चाहिए और ये भी एक्स होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ये दूरी एक्स हुई है ना। अब ब्लॉक कितना चला? ये स्पीड सी थी, मतलब ये लोकेशन सी थी, लेट अस से कि ये लोकेशन डी हो गई, तो ब्लॉक कितना चला? ये वाला सी डी चला बेटा, हाँ है ना। तो अगली बार मेरे को ये लेंथ नापनी है, ये वाली। तो मुझे ये लेंथ कैसे दिखी? सर कुछ ए बी हुआ, सही बात है बेटा, ए बी हुआ, ए से लेके बी तक ये वाली दूरी। फिर कुछ लेंथ तुम्हारी ये वाली हुई, एक्स और एक्स, यानी 2x। फिर तुम्हारी एक लेंथ आई ये वाली। बेटा इस लेंथ को तुम कितना लिख सकते हो बताओ? सी बी। देखो ऊपर देखो, ये जो भी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये वाली ग्रीन वाली, इसको मैं ग्रीन वाली को ऐसे लिख सकता हूँ, सी बी। ऊपर वाली लेंथ पे देखो, सी बी माइनस सी डी। क्या देख पा रहे हो बेटा तुम? Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ, दोनों तरफ से ए बी कट गया, बी सी कट गया। बीसी और सीबी एक ही चीज है बेटा, बात समझ पा रहे हो ना? सीबी और बी सी वही सी बी माइनस सी डी, तो ये दोनों तरफ से कट गया। अब क्या बचा? 2x इक्वल टू सी डी। सी डी क्या था? ये वाला ब्लॉक कितना चला? सी डी था, देखो। और x क्या था? ये वाला ब्लॉक कितना चला? तो टेक्निकली सी डी विल बी ट्वाइस ऑफ x। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 40 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको बात समझ आई बेटा? मैं आज के बाद कहीं पे भी रोप को इक्वेट करके आंसर बना सकता हूँ। बेटा आराम से समझो और मुझे बताओ, नहीं आई तो मैं फिर से समझाऊंगा। कुछ बच्चे इस केस को याद कर लेंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। मेरे को ये अच्छा लगा कि आपने फिर से बोला। याद नहीं करना बेटा, बस बेटा पता है क्या है, आपको समझ आया है, बट आपको करना क्या है, एक बार डायग्राम प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। जैसे ही तुम डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तुम्हें मेरी बात तुरंत समझ आ जाएगी। अच्छा, जो पुली की स्पीड वही बेटा पिछले केस में जो मैंने ब्लॉक बनाया था, जो पुली की स्पीड आएगी, जो पुली की स्पीड आएगी वही उस ब्लॉक की स्पीड आती जो इससे कनेक्टेड था। मुझे इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में रिलेशन चाहिए कि अगर ये चलेगा 20 से, तो भाई ये कितनी स्पीड से चलेगा ये वाला ब्लॉक। आंसर 40 आया, बट मैं जल्दी जल्दी करता कि सर लेटर से ए, लेटर से बी और लेटर से सी। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए फिर से एक बार जल्दी जल्दी कर लो बेटा कि सर मानते हैं कि पुली थोड़ा आगे चली गई,
जाने दो पुली को, कितना आगे जाएंगे हम, x जाने देंगे पुली को, और पीछे आके देखेंगे हमारा ब्लॉक कितना आगे गया। तो इस ब्लॉक को देखो बेटा, हमारा नीचे वाला ब्लॉक इतना आगे गया। तुम चाहो तो इसको y मान लो, क्योंकि जितना y जाएगा दैट इज ये वाले ब्लॉक की मूवमेंट, ये वाली की, और ये वाली की मूवमेंट हम x मान चुके हैं कि लेट अस से कि हमारी पुली x मूव की, ताकि ये ब्लॉक भी x मूव कर गया। मेरी बात समझे, हमने इसको x कंसीडर किया तो ये भी x आ जाएगा, क्योंकि पुली और ये तो बंधे हुए हैं, डायरेक्टली दिख रहा है तुमको। जब ये x मीटर आगे जाएगा तो पुली को भी x मीटर आगे जाना पड़ेगा। अब फिर से नाम रख देते हैं a b, और यहाँ पे भी b लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे d लिखा हुआ है बेटा ऑलरेडी इस पॉइंट पे। हमको रिलेशन चाहिए x और y में, x इज इसका मूवमेंट, y इज इसका मूवमेंट, कि ये कितना चला, देखो y चला। तो मैं ऊपर से नीचे आके सिर्फ लेंथ इक्वेट कर दे रहा हूँ बेटा। यहाँ देखो, पहली वाली रोप की लेंथ कितनी है, ए बी बी सी। दूसरे वाली लेंथ की रोप कितनी है बेटा, ए बी एक्स और एक्स। अब सिर्फ ये वाली लेंथ बच रही है, ये वाली। इस लेंथ को डीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस वाई। क्या आपने बात समझे बेटा? देखो ऐसे मेरा आंसर आता है, ए बी प्लस 2x प्लस डी बी। क्या ये बात समझ आई? बस 2b को मैंने यहां ऐसे लिख दिया कि db मस्ट बी इक्वल टू bc माइनस वाई। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? अब बताओ बेटा, ए बी बी सी कट जाता, यहाँ पे लिखा होता 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो मिल जाता y इक्वल टू 2x। दैट मीन्स जितना ब्लॉक ये चलेगा उसकी डबल स्पीड से ये चलेगी। और बेटा कोई बच्चा इसको हिंदी में ऐसे समझ सकता है, अरे सर आपकी बात सही है, जब पुली मूव कर रही है तो डबल रस्सी मांग रही है, देखो कि मैं आगे तब बढ़ूंगी जब मुझे डबल डबल रस्सी मिलेगी। क्या ये दीवार रस्सी पैदा करेगी? नहीं। कौन देगा? ये फ्री ब्लॉक जो मूवमेंट कर सकता है वो रस्सी देगा। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. तुम चाहो तो घर पे ही एक्सपेरिमेंट करो बेटा। एक ऑल यू विल बी नीड, दीवार से एक चीज बांध दो या कहीं भी स्टिक कर दो, एक पेंसिल ऐसे लो, ये पेंसिल है, यहाँ पे एक शार्पनर बांध दो, और एक बार इस पेंसिल को 1 मीटर मूव कराओ या 1 सेंटीमीटर मूव कराओ, यू विल सी कि ये ब्लॉक एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर मूव किया होगा। और आप ये घर पे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। क्योंकि जब जब तुम इस पेंसिल को मूव कराओगे इट विल रिक्वायर 1 सेंटीमीटर के दाम पे 2 सेंटीमीटर रस्सी, कि 2 सेंटीमीटर दो, और सिर्फ ये दे सकता है आगे बढ़ के, क्योंकि दीवार तो देगी नहीं। बट मेन मेथड क्या था, यू कैन ऑलवेज इक्वेट द लेंथ ऑफ द रोप। क्या ये मेथड समझ आया बेटा? एक क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। Yes, sir. बेटा हो सकता है कुछ चीजें आपको अभी के लिए टफ लगे, लेकिन आपको ना उनको टाइम के साथ एंजॉय करना है, कि चलिए सर कुछ सीखने को मिल रहा है। बेटा जो आदमी सुबह से शाम तक कुछ नई चीज नहीं सीखता है ना, उसको अपने जीवन का पर्पस कभी समझ नहीं आएगा। बेटा ये डायग्राम बना लो। अब देखो मान लो जो मैं वेलोसिटी के लिए कर रहा हूँ वही एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू होगा। तो अगर एक बच्चा आगे चल के फोर्स लिख भी लेता है, जब तक तुम फोर्स को लिखोगे नहीं, मैं सॉरी एक्सेलरेशन को लिखोगे नहीं फोर्स के बगल में एफबीडी के डायग्राम में, आप उससे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा ही नहीं सकते हो। तो एक्सेलरेशन पता होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको दिया इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ। मैंने आपको ए का दे दिया, बी का दे दिया, अब मैं आपके सी का पूछ रहा हूँ, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सी?
बेटा बताओ, क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है, बट व्हेन यू विल सॉल्व आप इसे आसान पाओगे। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं। हाँ गुड बेटा, मैं आपको इसके लिए टेक्निक समझाता हूँ। देखो बेटा, ये उतना मुश्किल लगेगा पर होगा नहीं। आप ऐसे लिखना, चलिए सर हम इसको x1 मानते हैं, इस लेंथ को। हाँ बेटा x1, और मान लो कि ये लेंथ मेरी, ये वाली लेंथ x2 आती है, और अगर ये पुली दोनों सेम हाइट पे होती तो जानबूझ के मैं चलो इसको x2 इसको भी ले लेता हूँ, और इसको मैंने x3 ले लिया, तो लेंथ ऑफ द रोप मेरे लिए क्या हो जाती है बताओ? टोटल लेंथ ऑफ द रोप। बेटा पुली के ऊपर से जो लेंथ जाती है उसको मत गिनो, बहुत पॉइंट, पुली पॉइंट साइज होती है। तो लेंथ ऑफ द रोप आपके लिए हो जाती है सर x1 हो गया, x2 प्लस x2 यानी प्लस, क्या ये चीज आपको समझ आई? हाँ या ना? यस सर। बेटा देखो मेथड इंपॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम कुछ केस का रट्टा मार दो। मेरा इंटेंशन ये है कि तुम ये सब साथ साथ लिख रहे होगे, सोच रहे होगे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट कि लेंथ ऑफ द रोप ऐसे निकाल ली तुमने। अगर तुमको ये फील हो रहा है ना ये दो पुल्ली की हाइट अलग अलग है, तो तुम इसको x2 मानती और इसको x4 मान लेती, चल जाता बेटा, इट्स ओके। ठीक है, फिर मैं तुमसे बोला इसको एक काम करो, डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ में, तो क्या आ जाता? dl बाई dt। बेटा सुनना सुनना, अभी तुम्हें कुछ दिखेगा इसमें, 2 टाइम dx2 बाई dt dx3 बाई dt। क्या ये बात समझ आई? अच्छा ये बताओ, लेंथ तो चेंज हो नहीं रही है तो उसका डिफरेंशिएशन विद टाइम 0 आएगा, हाँ या ना? एक सिंपल सी लाइन कि लेंथ ऑफ द रोप कांस्टेंट रहती है, आपको बहुत डायरेक्शन, बेटा आपको याद होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। आई होप तुम्हें याद है, कोई बात नहीं याद है तो आप सीखो। कोई भी कांस्टेंट चीज टाइम के साथ नहीं बदलती है, याद आया? Yes, sir. अब मुझे बताओ, जो चीज बढ़ती है, बढ़ने वाली चीज का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? इंक्रीजिंग का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव Positive. होता है, और डिक्रीजिंग का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। देखो अंतर क्या है, अगर एक बच्चा मैथ्स पढ़ता है तो भी वो फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैथ्स का प्रैक्टिकल एंगल समझना पड़ेगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथ्स, कि अगर कोई चीज बढ़ती है समय के साथ में तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, अगर एक्स बढ़ रहा है तो उसका अच्छा ये बताओ, मैं ए को नीचे खींचूंगा तो x1 बढ़ेगा कि घटेगा, बस इतना बताओ। अगर ए नीचे जाएगा तो x1 लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज होगा ना बेटा? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो तुमको ये छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। तुम वैसे इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते तो तुमको ऐसा दिखता है, एक बार और डिफरेंशिएट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसा लिखा है कुछ। मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कैलकुलेशन हो सकता है आपको तुरंत आती हो। बेटा देखो, इस सेकंड स्टेटमेंट से मुझे मिल जाएगा कि वेलोसिटी वाइज मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड स्टेटमेंट से मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन वाइज। देखो बेटा, ये तीनों किसी तरह, तीनों ब्लॉक के वेलोसिटी को कनेक्ट करेंगे, और ये तीनों को एक्सेलरेशन से, और जो वेलोसिटी का रिलेशन आएगा उसी प्रोपोर्शन में एक्सेलरेशन का भी आएगा। तो मेरा सजेशन है कि तुम कोई एक भी समझ लो। अब मैं अगर इसकी बात करूंगा तो तुम बोलोगे सर ये तो एक्सेलरेशन x1 का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे तुम ये dx बाई dt को देखते हो तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए। तुम जिस वाइज, तुम चलो वेलोसिटी वाइज ही सोच लो, मैं बाद में तुम्हें एक्सेलरेशन में भी वही आंसर आएगा। मान लो यहाँ 2 मीटर पर सेकंड लिखा होता और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ लिखा होता। ठीक है, अब मुझे बताओ dx1 बाई dt क्या होता? 2 होता कि नहीं? हाँ है ना, +2, क्योंकि x1 बढ़ रहा है। तो मैं इसी चीज को ऐसे लिखता, LHS 0 हो गया, dl बाई dt 0,
dx1 by dt is +2 या वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो x1 बढ़ेगा। अब dx3 by dt पे क्या कमेंट करोगे, हमें पता ही नहीं है, तो उसको हमें निकालना है कि क्या होगा। dx3 by dt is the velocity of c, बस ये बात समझ लेना, this is the velocity of c। अब ये बताओ dx2 by dt पे आओ, dx2 by dt क्या है बेटा? अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा बी, वो तभी ऊपर जाएगा जब ये पुली ऊपर जाएगा, हाँ या ना बेटा? समझ आई? क्लियर हुआ? Yes, तो sir. तो dx2 by dt is nothing but velocity of the block b, लेकिन जब ब्लॉक बी ऊपर जाएगा तो x2 घटेगा, तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव लिखूंगा। कितना लिखूंगा बेटा बताओ? मेरा आंसर हो जाता 2 है सर, 2 है। और dx2 by dt बेटा जब ये ब्लॉक ऊपर गया, ऊपर थोड़ा सा 1 मीटर, तो ये भी ऊपर जाएगा और x2 भी इसी ब्लॉक की स्पीड से घटेगा। आराम से सोच लो बेटा, ये पुली है और ये 2 रस्सियां हैं। जब ये ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये पुली भी 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी ही जाएगी, और ये जो लेंथ थी x2 वाली वो 1 मीटर घट जाएगी, यानी वो घट रही है, नेगेटिव हो रही है। मेरी बात समझे? तो 2 इंटू -1 प्लस dx3 by dt। बेटा आंसर कितना आ गया? dx3 by dt कितना है आप बताओ, सोचो। +2 -2 0 हो गया, तो dx3 by dt कितना मिल गया? 0। एक बच्चा ऐसे सोचता, अच्छा सर ये, देखो बेटा तुम ये बात समझे यहाँ तक? किसी बच्चे को पूरा एक्चुअल एनालिटिकल मेथड आता है, पूरा का पूरा कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरे बच्चे के लिए पता है क्या हो जाता है बेटा? दूसरे बच्चे के लिए ये हवा में हो जाता है कि सर ब्लॉक बी अगर 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये पुल्ली 1 मीटर ऊपर जाएगी और 2 मीटर रस्सी खाली होगी, वही 2 मीटर लेके नीचे चला जाएगा। तो इसको तो मूव ही नहीं करना पड़ा, तीनों एक दूसरे से हमेशा बंधे रहेंगे बेटा। क्या आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आया? Yes, sir. मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करो, मुझे बताओ थोड़ा। आपने चाहो तो सिंपल वाला केस ले लो, मैं तुमको कभी भी कोई केस देता हूँ तो हो सकता है वो एक जनरल केस हो, तुम मुझे एक सिंपल केस करके दिखाओ। तुम बस ये वाला सोच के दिखाओ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बेटा। मैं तुम्हारे सामने एक डायग्राम बनाया है, मैं पुल्ली को 3 मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रहा हूँ, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी बताओ कैसे निकालोगे? और बेटा ये एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू आएगा, रिलेशन वही रहेगा। व्हाट इज योर वे ऑफ डूइंग इट? आप ऐसे बोलोगे कि सर मान लेते हैं मुझे नहीं आता, इसको x1 मान लिया, इस लेंथ को x2 मान लिया, इसको x3 मान लिया, और तुम लिखोगे, बार बार इसे प्रैक्टिस करो बेटा, गलत हो सही हो बाद में देखेंगे। लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। सर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 देगा, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx3 by dt। तुम समझदार होगे तो पहचानना सीखोगे। अच्छा सर dx3 by dt तो सर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी आ जाएगी, x3 का चेंज होना पर यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ बी। ज्यादा मेहनत इसकी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी कि ये 0 होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे गया ऐसे, तो जितना x1 बढ़ेगा उतना ही x2 बढ़ेगा? क्या ये बात तुम्हें समझ आई, हाँ या ना? देख लो, अगर तुम पुल्ली को नीचे खींचोगे तो पुल्ली को, हाँ बेटा वेरी गुड, आप लोग बेटा प्लीज चैट पे भेजते हो तो मैं सब पढ़ता हूँ, एंड इट्स वेरी गुड थिंग, आप भेजते रहो। हाँ वेरी गुड। देखो आपको ये समझ आया कि सर आपकी बात सही है, अगर पुल्ली नीचे खींचेगी तो x1 भी उतना ही खींचेगा, x2 भी उतना ही खींचेगा, रेट दोनों की सेम होगी,
तो ये दोनों सेम हो गया, तो तुम लिखते सर ये दोनों सेम है, तो 2 इंटू dx1/dt। तो कितना आ गया बेटा ये dx1/dt, यानी पुली की स्पीड कितनी दे रखी है 2 इंटू 3, क्योंकि x1 नीचे जाने पे, पुली नीचे जाने पे x1 बढ़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। अब आ गई वेलोसिटी ऑफ b इक्वल टू 0। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ b कितनी आ गई -6। अच्छा ठीक है, चलो -6 का मतलब बताओ मुझे। बेटा देखो -6 का मतलब है ये ऊपर जाएगा, क्यों बेटा, अगर ये ऊपर जाएगा तो x3 घटेगा ना, वेलोसिटी नेगेटिव आना मतलब x3 का यहाँ पे घटना, क्योंकि dx3/dt नेगेटिव है, इसका मतलब है x3 घट रहा है, मतलब ऊपर। अगर यही मेरा vb पॉजिटिव आता या dx3/dt पॉजिटिव आता, तब x3 बढ़ रहा होता और ब्लॉक भी नीचे जा रहा होता। किसी को बात समझ आ गई बेटा? बेटा क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? Yes, sir. अच्छा ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तुमको वो कैसा भी डायग्राम बना दे, देखो कैसा भी, मतलब जैसे तुमको लग रहा है कि सर ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो बड़ा सा टफ है, देखो मैं ये क्वेश्चन से समझाता हूँ, ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन माना जाता है और इस लेवल पे वो लोग देते भी हैं। बेटा ये ब्लॉक M1 है जो बड़ा वाला है, और ये ब्लॉक M2 है, दिखा? जब तुम कंस्ट्रेंट मोशन के एंगल से देखते हो तो बस मैं इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी रेशियो देखना चाहता हूँ कि अगर M2 का एक्सेलरेशन इतना है तो M1 का कितना होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे हो, तुम बेटा हर किसी चीज को तोड़ सकते हो। देखो एक बच्चा बोलता है सर लेट अस से ये x1 है, उसकी मर्जी। बेटा मेथड सीखने के बाद ये सब, बेटा सुनो, ये सब चीजें कुछ दिनों में तुम हवा में करोगे, ये डायग्राम बनाने की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे लिए ये सब ओरल होगा। ये लेंथ x2 हो गई, ये लेंथ x3 हो गई, देख पा रहे हो, और ये लेंथ x4 हो गई। तो लेंथ ऑफ द रोप कितनी आई बेटा बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। dl/dt तो 0 होगा। बेटा तुमको नहीं लगता अगर ब्लॉक ये सब पुली वुली पॉइंट साइज है तो dx1/dt मतलब x1 और x3 एक ही होंगे, अगर पुली छोटी सी है तो x1 और x3 लगभग एक ही होंगे, तो इन दोनों को एक साथ रख के 2x1 कर दो, 2dx1/dt प्लस, अच्छा x2 को देखते हैं। तुम मुझे बताओ कितने बच्चों को लग रहा है कि अगर ये मास अपने वेट के कारण नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो रस्सी को खींचेगा, ब्लॉक M1 को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब मुझे यही रिलेशन चाहिए कि M2 अगर 1 मीटर नीचे आ रहा है तो M1 कितना राइट साइड मूव कर रहा है, मुझे ये रिलेशन चाहिए। dx4/dt। अब मुझे बेटा बताओ dx4/dt क्या है? dx4/dt वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है ना, वर्टिकल है ना, किसकी? ये तो बात समझ पा रहे हो ना बेटा, x4 का बढ़ना घटना M2 की स्पीड दिखाएगा। अब मैं तुमको dx2 दिखाता हूँ, dx2। बेटा एक बच्चा जानता है कि सर ये दो पुली, फिक्स्ड पुली के बीच की दूरी है जो चेंज कभी नहीं होगी, तो ये आंसर 0 आ जाएगा, वो चेंज हो ही नहीं, होगा ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ 0 होगा। और dx1 या dx3 जो तुम्हें दिखा था, ये है वेलोसिटी ऑफ M1 अलोंग x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल में। क्या यहां तक क्वेश्चन तुम्हें समझ आया बेटा? देख लो, नोट कर लो, समझ आया बेटा?
देखो मेथड वही है, इक्वेटिंग द लेंथ ऑफ द रोप। हम सारी रोप को लेंथ को इक्वेट कर रहे हैं और वो कभी चेंज नहीं होगी। तो कौन सा वाला बेटा, ये dx2 वाला d2 ये पूछ रहे हो बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये dx2 by dt 0 कैसे होगा? अच्छा मैं समझाता हूँ। होता क्या है, ये नीचे आएगा, मैं ये समझना, ये थोड़ा नीचे आया, x1 कम हो जाएगा। जैसे इसके नीचे आने से बेटा x4 बढ़ेगा ना। अच्छा बेटा देखो, ये ऐसे समझो, ये सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। घर में 100 ही रुपए हैं, टोटल लेंथ 100 ही है, लोग आपस में खेलते रहते हैं। x4 बोलेगा मेरे को बढ़ना है, क्योंकि m2 नीचे आएगा अपनी ग्रेविटी के वेट से। x4 बढ़ेगा तो कोई और तो घटेगा ना। क्या ये बात समझी? हाँ सर। अब चलो, x4 बोला मैं बढ़ूंगा, x1 x3 बोले यार कुछ भी कर लो, ये तो इसी के लॉन्ग भागेगा। x2 तो दो पुली फिक्स्ड पुली, हमें ये दीवार है वो कभी चेंज होगी नहीं, तो ये पार्टिकल इसीलिए जीरो। बेटा आपको बात समझ आ रही है? सर और एक बार सर सुनाई नहीं दिया तो सर फिर से। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कितनी बार भी पूछ सकते हो बेटा। हाँ देखो, मैं आपको यहाँ बता रहा था, ऐसे देखो, देख पा रहे हो? यस सर। अब देखो, जब मैं इसको पुली से ऐसे टांग देता हूँ और ये पुली ऐसे बंधी हुई है और ये ऐसे जाती है, और ये एक ऐसे आती है। अब बेटा ये रस्सी की लेंथ कैसे चेंज हो सकती है बताओ? तुम ऐसे रस्सी की मूवमेंट कराओ, चाहे कैसे भी मूवमेंट कराओ, जहां तुम्हें सोचना है सोचो। दो फिक्स्ड पुली के बीच में, दो फिक्स्ड पुली के बीच में रस्सी कैसे चेंज होगी ये बताओ? मैं रस्सी को ऐसे मूव करा सकता हूँ ना, हो सकता है वो ऐसे जा रही हो, पर ये लेंथ कैसे चेंज होगी x2 वाली? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अरे तो अपने घर में एक पेंसिल ऐसे रख दो, एक पेंसिल ऐसे रख दो और एक रोप को ऐसे घुमा के लेके आओ। अब ये पेंसिल को बस कहीं फिक्स कर दो। अब तुम रस्सी खींचनी है तो भाई तुम ऐसे खींचो, रस्सी इधर वाली रस्सी आगे बढ़ती जाएगी, ये पॉइंट आगे बढ़ेगा। जो पॉइंट तुमने बी इधर देखा होगा, थोड़ी देर में बी इधर दिखेगा, बट ये लेंथ नहीं चेंज होगी बेटा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। तो जब हमने x1 x4 x2 लिखा था, तो मेन पॉइंट ये था कि तुम टोटल लेंथ ऑफ द रोप को ऐसे देखो कि सर लेंथ ऑफ द रोप है x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x4। x4 का रेट चेंज तुम्हें इसकी वेलोसिटी देखे m2 की, और x1 x2 का रेट चेंज तुम्हें देखो बेटा, x2 जितना छोटा होगा उतना ये ब्लॉक इस तरफ चलेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। तो dl बाई dt जीरो आ गया, x1 प्लस x2 मेरा 2x1 यानी 2dx1 बाई dt हो गया। x2 का डिफरेंशिएशन जीरो था, ये मेरा पार्ट जीरो आया। और जो चौथा वाला है dx4 बाई dt, ये एक्चुअली में इस m2 ब्लॉक की वेलोसिटी थी नीचे की तरफ, और ये m1। तो मुझे मिल गया, हिंदी भाषा में समझो बेटा सिंपल, dx4 बाई dt। अगर मैं तुमको बोलता ये m2 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो मैं इसकी जगह 2 लिख देता, और मुझे मिलता कि जब ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा तो हमारा dx1 बाई dt कितना होगा बेटा? देखो बताओ, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1। dx1 बाई dt आपका, dx1 बाई dt आपका -1 आ जाएगा। -1 क्यों?
क्योंकि x1 x2 लेंथ घटेगी जब ये राइट साइड जाएगा। तो घटना यहाँ पे मुझे कैसे समझ आया, क्योंकि मेरा dx1/dt नेगेटिव आया, और इसी नेगेटिव पॉजिटिव से मैं डायरेक्शन बताऊंगा कि ब्लॉक लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। क्या मेरी बात तुम्हें थोड़ी सी समझ आई बेटा? देखो बेटा, लर्निंग sir. ऑब्जेक्ट, मेरे को पता है इस डायग्राम के बाद एक चीज क्लियर हुई। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं एक सेकंड, कि अगर ये ऐसे 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये यहाँ बंधा हुआ है इससे, और ये फिक्स दीवार है, ये नीचे 1 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो ये चीज आधा मीटर पर सेकंड से जाएगी। क्या तुम लोग को क्वेश्चन समझ आया? M2 और M1 में हाफ का रिलेशन है, खुद फील करो। M2 नीचे गया, M2 बोलेगा मुझे 1 मीटर रस्सी दो, जैसे ये 1 मीटर रस्सी मांगेगा, आधा ये सप्लाई कर देगा, आधा ये सप्लाई कर देगा। मतलब M1 को सिर्फ हाफ मीटर राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। अब बेटा बच्चे, पता है बच्चे ना वेक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे उनको समझ आएगा कि M2 के पास दो वेलोसिटी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अलोंग द लाइन वेलोसिटी सेम होती है, यानी M1 M2 की दोनों की इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी सेम होगी। मेरे को ये समझ आया, सपोज मैं तुमको ऐसे बताता हूँ, मैंने ये बोला कि अगर M2 की नीचे की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो M1 की राइट हैंड साइड जाने वाली वेलोसिटी, मेरी बात बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, वो 1 मीटर पर सेकंड होगी, आधी। बट बेटा याद रखना, M2 दो तरफ जा रहा है, एक तरफ वो राइट हैंड, M2 के पास दो वेलोसिटी है, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। अंतर समझ लेना बेटा, ये वो कंपोनेंट आया है जो रस्सी के लॉन्ग से तुमने निकाला है। और अगर मैंने आज की ही एक लाइन यूज की कि बेटा देखो, टेक्निकली तो ये दोनों ऐसे रखे हैं, तो दोनों की इसके अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होगी, यानी मुझे M2 पे दो वेलोसिटी मिलती है। किसी को ये बात समझ आई? M2 विल हैव टू वेलोसिटी। तो अच्छे अच्छे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि M2 की स्पीड बताओ, अगर M1 की स्पीड दी हुई है तो बच्चा खट से आंसर करता है, अच्छा सर M1 की स्पीड 1 दी है तो M2 की 2 होगी। नहीं बेटा, M2 की एक्चुअल स्पीड ऐसे आएगी। क्या किसी को क्वेश्चन समझ आया? ये था, हर वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स और वाई। क्या बेटा तुम्हें मेरी बात समझ आई? अलोंग द रोप, ये बात सही है, मेरी बात समझे? बेटा देखो, रस्सी ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है, तो तुमने एक कॉन्सेप्ट लगाया रस्सी के अलोंग, और एक कॉन्सेप्ट लगा अलोंग द लाइन वाला। क्या बेटा तुम्हें ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. बेटा बस इतना याद रखना कि कई बार होता क्या है कि वो तुमको वहां पे उलझाते हैं जहां पे तुम वेक्टर वाइज नहीं सोचते हो। अलोंग द रोप सेम होना और एक्चुअल वेलोसिटी सेम होना, दोनों में अंतर होता है बेटा। बेटा मैं तुम्हें कंस्ट्रेंट मोशन पे एक क्लास पूरी और दूंगा और एक असाइनमेंट भेजता हूँ। बेटा प्लीज आप लोग प्लीज असाइनमेंट थोड़ा ईमानदारी से किया करो, मतलब तुम दो दो क्वेश्चन करो, गलत करो सही करो, अटेम्प्ट करो बस। और ऐसे टारगेट लो कि ये सारे क्वेश्चन तुम्हें 2 साल के लिए दिए गए हैं, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं। तो कई बार उन पे हारो मत, अपने दोस्तों से डिस्कशन करो, अरे यार तूने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर मिसमैच करेगा, अच्छा लगेगा कि जब मैच कर जाएगा, फिर टीचर से पूछो। बेटा मैं क्लोज करूं? मैं वैसे आप लोग का सोल्यूशन जो वो वाला है वो भेज दूंगा बेटा, जो हम लोगों ने कैलकुलस वाली असाइनमेंट है ना, मैं फ्राइडे तक आपको सोल्यूशन उसका बना के भेज दूंगा। अब एक बार अपने आंसर मैच कर लेना बेटा, और प्लीज करना, कैलकुलस वाला असाइनमेंट मस्ट है सबके लिए। बाय बेटा, मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ बेटा, बाय।